आपके पास जॉइनिंग लेटर आता है, तो जॉइनिंग लेटर और मेडिकल हमारा जैसे साथ में आया था, तो जब जॉइनिंग लेटर आता है तब आपके पास एक पेज आता है, 2-3 पेजेस का होता है वो। उस पे आपका होता है कि वर्क कंडक्ट क्या है आपके, मतलब आपका क्या क्या वर्क होगा। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं और उसमें 20-25 पॉइंट होंगे और उसमें लास्ट वाला पॉइंट ये होगा कि जैसा आपको ऑफिसर बोलता है वैसा आपको करना पड़ेगा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर लिया होगा अगर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, मैंने ना एक इंटरव्यू लिया था एक सर का, याद हो तो आपको, जगदीश आर्या जी का। उन्होंने एमटीएस के बारे में डिटेल से सब कुछ बताया था, ठीक है। उसमें वर्क कल्चर क्या होता है सब कुछ बताया था। पर फिर भी आप सबके कमेंट आए थे कि सर एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लो जो रिसेंटली अभी अभी लगा हो एमटीएस में, ठीक है। क्योंकि आज का जो सिनेरियो होगा प्रॉपर उसको ज़्यादा पता होगा। उसको पता होगा कि आज एक बच्चा बहुत मेहनत करके एमटीएस की जॉब लेता है, उसके लिए उसको क्या काम करना पड़ता है वहाँ पे जाके, प्रमोशन का एस्पेक्ट कैसा होता है, ठीक है। तो मैंने, आपने जैसा कहा था, मैंने वो प्रॉमिस आपके लिए पूरा किया है। मैंने भाई से स्पेशल टाइम लिया है भाई, ठीक कह रहा हूँ। जब ये बताएंगे ना किस डिपार्टमेंट में है तो आप समझ सकते हो कि इनकी टाइम की कीमत क्या है। और जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना उसका टाइम भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि किस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है वीडियो। तो भाई स्पेशल टाइम लिया है। पर इसके लिए सिर्फ आप इतना कर देना, इस वीडियो को जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, जिससे जो मेहनत मैंने और भाई ने की है ना उसका फल दोनों को ही मिले और आपको भी मिले, ठीक है। इतना कर देना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं भाई के बारे में कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। भाई का नाम है संजीव, ठीक है। जो प्रेजेंटली जो वर्किंग है वो है AFHQ, ठीक है, ठीक है। और ये जो बैच, जिस बैच से इन्होंने ज्वाइन किया है वो है MTS 2019 का बैच है, ठीक है। ये बातें होगी, ठीक है। अब जो आगे क्या जितनी भी बातें होंगी वो धीरे धीरे हम जानते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं भाई से एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। भाई सबसे पहले आपका थैंक यू कि आपने अपना जो कीमती टाइम है ना वो निकाल के दिया, ठीक है। और इस आज जो टाइम हो रहा है आप अब भी मतलब इंटरव्यू के लिए आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ 2 लाइन आप बोलो, उसके बाद मैं आपसे इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम संजीव है और मैं MTS 2019 के थ्रू पोस्टिंग करके और MOD में AFHQ में लगा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर के इसमें। तो मेरी जॉइनिंग 9 दिसंबर 2021 को हो गई थी और जो हमने एग्ज़ाम दिया था टायर 1 वाला वो दिया था अगस्त 2019 में। और हमारा जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था वो हुआ था नवंबर 2019 में। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुई, उसके बाद मेडिकल वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन, इस सब में टाइम लग गया। और 2021 में, दिसंबर 2021 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। ज्वाइनिंग के भी 5-6 महीने के बाद फिर पोस्टिंग होती है आपको। जैसे पहले हम हेडक्वार्टर में थे, उसके बाद हमें पोस्टिंग करके डायरेक्टरेट या फिर किसी सेक्शन में भेजा जाता है। तो वो जो डायरेक्टरेट में हमें भेजा गया था, मैं नेवी मेरे को मिला था। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स है और नेवी हो गया, आर्मी हो गया, तो उसमें मेरे को नेवी मिला था। तो एक हफ़्ता मैं नेवी के हेडक्वार्टर में रहा था, सरोजनी नगर में, अभी फ़िलहाल हमारा अफ्रीका एवेन्यू में। उसके बाद वहाँ से हमारी पोस्टिंग हुई थी। अभी मैं तालकटोरा स्टेडियम में पोस्टेड हूँ, डिनोम डायरेक्टरेट में हूँ। भाई ने ना सारी चीज़ें एक बार बता दी हैं, ओवरव्यू क्या है, क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है। मैं एक बात, जैसे आपने अभी कहा कि ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर में हुई, ठीक है। ये पॉइंट मैं पहले एक बार ले लेता हूँ क्योंकि ये बाद में स्किप हो जाएगा और फिर कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर में हो जाती है और फिर पोस्टिंग आपकी होती है अप्रैल के अंदर, ठीक है। ये क्या सिनेरियो है, एक बार थोड़ा बताओगे कैसे क्या हुआ? वो सर क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसेस है। तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या था कि जिस दिन आप मेडिकल सबमिट करा दोगे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तो जैसे मैंने 9 दिसंबर को मेडिकल सबमिट कराया, मेडिकल सबमिट कराते मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी और मेरी सैलरी भी 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी फिर। और उसके बाद फिर प्रोसेस धीरे धीरे होती हैं, फॉर्म्स वगैरह, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह ये फिल कराते हैं, फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं सारी। तो जैसे हमारा पहला ही बैच था, मतलब जैसे 35 बच्चों का हमारा बैच था। तो जब स्टार्टिंग वाला बैच था तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। जैसे एक दिन बुला लिया तो एक फॉर्म फिल करा लिया, फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा बुला लिया, फिर एक फॉर्म फिल करा लिया। फिर उसमें आपसे प्रेफरेंस भी भरवाते हैं कि MTS चाहिए या MTS रिसेप्शन चाहिए। तो उसमें भी इंटरव्यू वगैरह हुआ, वो हम बातें पूरी करेंगे डिटेलिंग में। तो उसमें फिर ऐसे टाइम लगते लगते वो अप्रैल तक पहुँच गया था। मतलब कि भाई ने 2 बात और बोल दिया भाई, वो भी मेरे को पूछनी पड़ेगी, ठीक है। मैं पहले एक बार इसी को क्लियर करता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने ना आज तक शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट देखा हो जो भाई को मिला होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ना क्या होता है, जैसे मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी ना तो पहले मेडिकल वगैरह मैंने सबमिट करवा दिया था, ठीक है। सारी अटेस्टेशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी।
अगर मेरे साथ भी ऐसा केस होता ना तो मेरे को भी 2-3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती। पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। ज्वाइनिंग लेटर जब आया था, बाद में जब जाके ज्वाइन किया था, तभी से सैलरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और भाई वाले में बहुत अच्छा केस ये हुआ कि इन्होंने ज्वाइनिंग मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे सबमिट करवाया, उसके बाद इनकी सैलरी स्टार्ट हो गई। तो 3 महीने का मज़ा अलग ही है, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया ना हो और ज्वाइनिंग लेटर देते ही और 3 महीने घर पे सैलरी आती है ना भाई, उसकी खुशी अलग ही है। उसको कोई भी मतलब ये भाई समझ सकता है जिसके साथ हुआ ये, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर भाई कोई ना कोई नया पॉइंट ले ही देते हैं। भाई ने कहा कि ना एमटीएस और एमटीएस रिसेप्शन के लिए भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्या सिनेरियो होता है। क्योंकि जैसे अब एसएससी के थ्रू आप एमटीएस लग के जाते हो, तो उसके बाद ये क्या है कि एमटीएस या एमटीएस रिसेप्शन के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये क्या सिनेरियो? वो सर इसमें ये होता है कि जैसे जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद, तो वहाँ पे एक प्रेफरेंस फॉर्म आता है। तो उस प्रेफरेंस फॉर्म में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक सिंपल एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला, और एक होता है रिसेप्शन के लिए एमटीएस। मतलब उसको रिसेप्शन पे बैठाया जाता है और रिसेप्शन पे जैसे विजिटर्स आते हैं तो उनकी स्लिप वगैरह बनाना, ये सब काम होता है। तो उस पर रिसेप्शन के लिए उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। तो वो इंटरव्यू होता है, 4-5 मेंबर आते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर वो क्लियरेंस देते हैं कि हाँ भाई इसको रिसेप्शन मिलेगा। और अगर रिसेप्शन नहीं मिलता तो फिर उसको सिंपल एमटीएस में भेज देते। तो ये सब इस प्रोसेस में टाइम लग गया था ज़्यादा। बाकी बच्चों की और जल्दी भी हो गई थी ज्वाइनिंग। किसी की दिसंबर में ही हो गई थी ज्वाइन, मतलब पोस्टिंग दिसंबर में ही हो गई थी, और किसी की जनवरी फरवरी, फिर ऐसे धीरे धीरे होता रहा था। तो मतलब जैसे अगर कोई एमटीएस रिसेप्शन या एमटीएस में बेनिफिट किस में रहता है? देखो बेनिफिट वही है कि किस कैसी लाइफस्टाइल आप चाहते हो। एमटीएस में ये है कि आपको भाई इधर उधर घूमना पड़ेगा, काम ज़्यादा होता है। रिसेप्शन पे ये है कि आपको एक ही जगह बैठ के काम करना होता है। उसमें आप पढ़ भी सकते हो, टाइम में निकाल सकते हो, क्योंकि विजिटर्स मोस्टली सुबह सुबह ही आते हैं, 9 से 10-11 बजे के आसपास। तो आपको कौन सा मिला हुआ है फिर अब? तो मेरे को एमटीएस ही मिला। मैंने रिसेप्शन फिल किया था, मेरा इंटरव्यू भी सब कुछ अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे को खुद ही नहीं पता लगा कि मेरे को क्यों नहीं लिया। मैंने उनसे पूछा भी कि सर आप कोई रीज़न तो बताओ कि क्यों नहीं लिया मेरे को। तो उस टाइम पे तो कोई बता नहीं पाया वहाँ पे भी हेडक्वार्टर में, क्योंकि जो वो इंटरव्यू लेने वाले मेंबर आए थे वो कहीं बाहर से आए थे। तो जब बाद में पता कराया, जो मेरे दोस्त रिसेप्शन में सिलेक्ट हुए थे उनसे पता कराया, तो उन्होंने बोला कि आप स्टेबल नहीं हो। मतलब आपने, जैसे मैंने एग्ज़ाम वगैरह दे रखे, तो मैंने उनको बता रखे थे कि सर मैंने इन सब एग्ज़ाम के लिए, तो वो बोले कि हम आपको रिसेप्शन पे लेंगे तो हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे वगैरह, तो फिर आप 6-7 महीने में छोड़ के चले जाओगे। उसका फ़ायदा क्या है, फिर वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, उसके लिए दोबारा हमें फिर इंटरव्यू लेना पड़ेगा। भाई जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना और जो एमटीएस लगेगा, ये समझ लेना भाई, वहाँ पे जाके ये मत कहना कि मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। अगर आपको रिसेप्शन चाहिए, क्योंकि यार रिसेप्शन का एक फ़ायदा ये रहता है ना, जैसे भाई ने बताया, आपको घूमना नहीं पड़ता है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे जाके बैठोगे, ऊपर एसी चलती रहेगी, कोई आएगा उसको मतलब जो भी स्लिप वगैरह वो काट के दे दो, समथिंग वही काम है। आराम से कोई नहीं आता तो आराम से बुक्स निकाल के पढ़ते रहो, आप प्रिपेयर करो, ठीक है। मत कहो यार मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने कोई एग्जाम दिया, छोड़ दो ना, क्या मतलब है। मतलब यही है, बाद में पता चलेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं मेन इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ भाई का, ठीक है। सबसे पहले भाई मैं ना जो मेन पॉइंट सबका रहता है, सब दोस्तों का, मेरे को बात करनी है आपके वर्क कल्चर के ऊपर, ठीक है। कि एक एमटीएस को एएफएचक्यू में क्या काम करना पड़ता है, या फिर अगर इसके अलावा भी अगर आप बता पाओ कि एक एमटीएस का आज के टाइम में प्रॉपर वर्क क्या है, वो भी बता सकते हो, आप बता देना। क्योंकि कई दोस्त हैं वो जानना चाहते हैं कि आज के टाइम पे एमटीएस को क्या काम करना पड़ता है। क्या उनको झाड़ू मारनी पड़ती है, क्या क्या पोछा मारना पड़ता है, क्या क्या साफ़ सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट हैं भाई, अगर आप देखोगे ना पिछली वीडियो पे इतने कमेंट्स आए थे कि सर क्या ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि मैंने जब पिछले एक सर का जो इंटरव्यू लिया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि 15 जैसे सबका अलग अलग काम होता था, फिर क्या कर दिया, सबको मर्ज कर दिया, एमटीएस की एक पोस्ट बना दी, और एक मतलब एक आता ना कि पूरा नोटिस, उसमें लिख दिया कि 15 काम एमटीएस करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक सिनेरियो आप बताओ एक बार, क्या है सर? उसको मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास जॉइनिंग लेटर आता है, तो जॉइनिंग लेटर और मेडिकल हमारा जैसे साथ में आया था, तो जब जॉइनिंग लेटर आता है तब आपके पास एक पेज आता है, 2-3 पेजेस का होता है वो। उस पे आपका होता है कि वर्क कंडक्ट क्या है आपके, मतलब आपका क्या क्या वर्क होगा। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें 20-25 पॉइंट होंगे, और उसमें लास्ट वाला पॉइंट ये होगा कि जैसा आपको ऑफिसर बोलता है वैसा आपको करना पड़ेगा। तो उसमें अब सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इन चीज़ों के मतलब कि ग्राउंड में क्या होता है,
ग्राउंड पे ये होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कैजुअल लेबर होता है, तो अगर कैजुअल लेबर नहीं है तो वो काम एमटीएस को करने पड़ेंगे, और अगर कैजुअल लेबर है तो फिर आप उन सब कामों से बच जाते हो। अब आज का जो सिनेरियो है, जैसे सब बच्चे एमटीएस में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, तो वो वैसे भी करना नहीं चाहते ऐसे काम, और ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको बढ़िया से पेला जाएगा, और वहाँ पे मतलब आपको परेशान करने की सारी कोशिश की जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा जाता है नया होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या काम है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, तो वो चुपचाप, क्योंकि जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है, आप छोड़ना भी नहीं चाहोगे इतनी मेहनत करने के बाद, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है। लेकिन जहाँ पे कैजुअल लेबर होता है वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको, बाकी आपके ऑफिसर पे डिपेंड होता है मोस्टली। तो मतलब भाई ने कह दिया यार, स्टार्टिंग में तो जाके पेलते हैं, काम लेते हैं पूरा, पर मतलब यार कहते हैं ना कि जैसे भाई कह रहे हैं कि जब एक पूरा फॉर्म आता है उसमें लिखा होता है कि ये सारे काम अगर आपका ऑफिसर जो चाहे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पर आज के टाइम में मैं बताऊं रियलिटी में कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जो एमटीएस से ऐसा काम करवाएगा, क्योंकि उसको भी ये पता है कि ये बच्चा पढ़ लिख कर आया है, ठीक है। एसएससी जैसा जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, ये एमटीएस का अभ्यास बहुत मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में 40-50 लाख बच्चे फिल करते हैं, और जॉब कितनी होती है 7 से 8 साल, ठीक है। तो सोच के देखो, वो भी समझता है, वो कहेगा कि भाई आप ऐसा काम मत करो, आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वगैरह दे देंगे इनको, आप ये काम कर दो, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम कर दो, सिंपल ये काम होता है, ठीक है। बाकी भाई अगर किस्मत बिल्कुल ही ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसमें तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो भाई ने वर्क कल्चर के बारे में बता दिया, ठीक है। दूसरा भाई अब ये बता दो, जैसे ना अब एएफएचक्यू के अंदर हो, जैसे आपने एमटीएस ज्वाइन किया है, तो इसमें प्रमोशन का सिनेरियो क्या रहता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है जिसको आप चाहते थे कि आपको मिले प्रमोशन वाइज, जिससे किसी कैंडिडेट जो भी चाहता हो उसका भला हो जाए, अगर आपको पता हो। देखो सर, जैसे मेरे को अपने डिपार्टमेंट का ही बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या है, जैसे अभी मेरे को नेवी मिला है, तो मैं 6 साल तक नेवी में ही रहूँगा। उसके बाद मेरे को पता नहीं कि मतलब वो चेंज करना ही पड़ेगा, या मेरे को ऑप्शन मिलेगा कि आप नेवी में ही रहना चाहते हो या चेंज कर, लेकिन 6 साल के बाद वो ऑप्शन मिलेगा। बाकी प्रमोशन का ये है कि एमटीएस के बाद एलडीसी प्रमोट होके एलडीसी बनेंगे हमारे वाले डिपार्टमेंट में। बाकी मैं डिपार्टमेंट की बता नहीं सकता, लेकिन हमारे में बनेंगे एलडीसी 3 साल में नहीं, 6 साल बाद बनेंगे, 6 साल के बाद शायद 6 साल बाद बनेंगे, मेरे को इसका पक्का नहीं पता इस बात का। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आपको लगता है, जैसे एक डिपार्टमेंट है, आप सबको पता होगा, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, मतलब मैं कह रहा हूँ यार, शायद जैसे भाई ने कहा 6 साल में एलडीसी बनाते हैं, पर इनकम टैक्स में तो ऐसा है यार, 6 साल में तो इंस्पेक्टर ही बन जाता है बंदा, ठीक है, एमटीएस से, तो वहाँ पे अलग सिनेरियो है। तो मतलब क्योंकि आप सबको पता ही होगा यार, जो भी अगर एमटीएस में आई ना, तो मतलब प्रेफर ये करना कि कैसे भी करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए, उसके बाद तो भाई एमटीएस और क्या टैक्स असिस्टेंट एक्साइज का और किसी चीज़ का, आप अपने आप ही बन जाओगे इंस्पेक्टर भी 6 साल में, ठीक है। तो मैंने भाई से बेसिकली पूछ लिया कि इनका वर्क कल्चर क्या है, इन्होंने वर्क बहुत अच्छे से बताया है कि क्या वर्क कल्चर करना पड़ सकता है। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रमोशन का जो एक्सपेक्ट बेसिकली इनके डिपार्टमेंट में क्या है, एएफएचक्यू में इनका जो बेसिकली अभी प्रमोशन क्राइटेरिया 6 साल का है। बाकी वो वेरी करता है कि अब तक बाद में चेंज भी हो जाए टाइम के साथ, अभी जो इनको प्रेजेंट कंडीशन का पता है वो इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब मैं भाई से एक मेन चीज़ जो आप सब पूछते हो, ठीक है, कि भाई ये बताओ यार सैलरी का बताओ, ठीक है, क्योंकि ना सब ये पूछते हैं यार सैलरी कितनी बनती है, जो भी मतलब एमटीएस है एक्ससिटी के अंदर, बेसिकली आप एक्ससिटी में वर्किंग हो दिल्ली में, ठीक है, तो ये बता देंगे क्या जो सैलरी है आपकी इतनी सफिशियंट है क्या कि आपका खर्चा पानी चल जाता है, ठीक है, आप आगे की प्रिपेयर कर रहे हो, नो डाउट इसमें पता है, तो क्या प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या उस उतनी सैलरी में, ठीक है, यार ये लगता है यार सैलरी कुछ आ ही नहीं रही, प्रिपेयर भी करना पड़ता है, क्या ही फ़ायदा, जो भी छोड़ देता हूँ, कैसा कुछ कभी माइंड में आता है क्या? देखो सर, ये है कि सैलरी का ये है कि आप अपना खर्चा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपका एक सिटी में भी अगर आप रहते हो, खाना पीना रेंट वगैरह सब मिला के 15-16 हज़ार में आप निपटा सकते हो, बल्कि आप सेविंग भी कर सकते हो। अब उड़ाने को तो आप कितना भी उड़ा सकते हो, उसके लिए आपको 50,000 भी कम होगा और लाख भी कम पड़ सकता है उसमें, तो आप ठीक है, तो वो आपको अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी 30,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है हमें, और मेरे हिसाब से तो इसमें बढ़िया खर्चा चल जाएगा एक सिंगल बंदे का। तो फैमिली जुड़ेगी तो फिर आपको और ज़्यादा करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपकी फैमिली भी अगर आपके डिपेंड है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पर एक बात बताओ यार, आज के टाइम में एक जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। आपको कम से कम कहते हैं ना, माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो तो खत्म हो ही जाएगा। अब जैसे भाई प्रिपेयर कर रहे हैं आगे, अब इनको ये बर्डन तो नहीं है ना कि महीने का जो बैंड होगा घर से पैसे नहीं मांगने। भाई इनको पता है कि 30,000 रुपये की बंदी बांधी सैलरी आएगी और उससे जो करना आगे कर लेंगे। कुछ प्रिपेयर करना हो ना, कोई कोचिंग लेनी हो तो कोचिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फ डिपेंड है ये, ठीक है। और टाइम
टाइम की बात आते हैं। अब जैसे आप FHQ में वर्किंग हो तो आपको इतना टाइम मिलता है क्या पढ़ने का, कि या पूरा दिन लगे रहते हो? टाइम मिलता है क्या ऑफिस में कि वर्किंग आवर, जैसे मान लो आपके 8 घंटे का वर्किंग आवर बेसिकली रहता है, तो उसमें से कितना ऐसा है कि जैसे आपने 2-3 घंटे काम कर लिया उसके बाद पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, या फिर ऐसा है कि पूरे 8 घंटे ही काम रहता है आपका? देखो सर, घूम फिर के वही आ जाता है कि आपका ऑफिसर कैसा है। अच्छा। अगर आपका ऑफिसर ऐसा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा देता है वो, तो आप पढ़ नहीं सकते ऑफिस आवर में। और दूसरी बात है कि अगर आपको आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है, उसके लिए आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए जॉब के साथ साथ, क्योंकि लमसम 9 से 5:30 का ऑफिस होता है मोस्टली सबका। जिसका 9:30 से होगा उसका 6 तक होगा। तो इतने आवर आप ऑफिस में रहने के बाद बॉडी भी थक जाती है। घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करके आप खा पी के, अगर आपके अंदर अच्छा मोटिवेशन है तो आप 3-4 घंटे इजीली निकाल सकते हो घर जाने के बाद भी। फिर वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करके घर पहुंचते हो। मतलब यार कहते ना कि बात वही घूम फिर के है कि आप अपने ना जो भी आपका सीनियर हो ना उसे बना के रखना, ठीक है। अगर सीनियर अच्छा होगा तो क्या पता आपको पूरा दिन की छुट्टी दे दे, मतलब ये कहेगा भाई पढ़ आराम से, कोई नहीं काम कोई और कर देगा, ठीक है। तो भाई सीनियर के साथ बना के रखना, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे अभी आ रहे हो ये एक इनिशियल पोस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं जाओगे, आप आगे बहुत आगे तक जा सकते हो, बस वो आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। पढ़ने वाले तो आपको पता ही ऐसे भी हैं यार कि पूरा दिन काम करते हैं, फिर रात को 4-5 घंटे फिर भी निकाल देते हैं, और इतना एक्टिक शेड्यूल होता है, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा। जैसे भाई एक बात और पता ना, जैसे ना मैंने सुना यार कि डिफेंस में, जैसे आप डिफेंस में वर्किंग हो तो डिफेंस वालों को फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है? एक तो कैंटीन कार्ड आपका पक्का है ही वो यार भाई, कैंटीन कार्ड के तो अलग ही मजे हैं, ठीक है। एक ये भी होता है क्या, जैसे आप टोल वगैरह पे जाते हो तो उसकी भी आपको फैसिलिटी, मतलब टोल टैक्स आपको नहीं देना पड़ता हो, ठीक है। वैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ और मिलती है आपके डिपार्टमेंट में? सर एक तो फैसिलिटीज़ में CGHS कार्ड आ जाता है, वो तो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बनता है। हमारे डिपार्टमेंट में एक डिफेंस में क्या है कि आपका कैंटीन का कार्ड बनता है, वो सिर्फ ग्रोसरी का कार्ड बनता है आपका 5,500 तक के आसपास का आप ग्रोसरी ले सकते हो पर मंथ। और इसमें लिकर कार्ड नहीं होता है कि कई सोचते हैं, समझ लेना अच्छे से ना, लिकर नहीं होता है इसके अंदर। कई सोचते हैं कि जो आर्मी में होता है पर्सनल उसके लिए होता है। हाँ, जो नेवी या आर्मी पर्सनल होते हैं ना, जो उन्हीं के थ्रू सिलेक्ट होके जाते हैं, वो उनको मिलता है। ऑडिटर को भी नहीं मिलता, इस बात का याद रखना, ऑडिटर को भी वो किसी को नहीं मिलता, वो सिविलियंस को किसी को नहीं मिलता। वो सिर्फ मिलिट्री, उसको जो प्रॉपर मिलिट्री में है ना, जो पर्सनल जो होते हैं उनको ही मिलता है, ठीक है। बाकी हमारे डिपार्टमेंट में एक ये है कि अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड व्हीकल है तो आपको टैग मिलते हैं। वो टैग आप अपनी गाड़ी पे लगा सकते हो। पार्किंग वगैरह में आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो, नो पार्किंग में भी खड़ी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाकी टोल का तो सर अभी यूज़ नहीं किया है। अच्छा। यूज़ करने के बाद पता लगेगा। तो मतलब जो आपको टैग मिलता है उस पर आपकी गाड़ी की साइज स्पेसिफिकली लिखी होती है क्या, कि ये नंबर है, ये समथिंग, क्या लिखा होता है उसके ऊपर? नहीं, उसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट का लोगो होता है, और वो लोगो लगा होता है, उसको आप गाड़ी पे लगाना होता है। जैसे हम अगर वो लोगो नहीं है तो हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर गाड़ी नहीं ले जा सकते। अच्छा। हाँ, हेडक्वार्टर में ऐसा है। यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी क्या है कि चेंज होता रहता है। हमारी भी शिफ्टिंग चल रही है, अभी परमानेंट नहीं है ना, अभी विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। उस चक्कर में तो सारे ऑफिस घूम रहे हैं। क्या बात है, विस्टा में जाने का प्लान है क्या भाई? विस्टा में जाएंगे भाई ना, तो वहाँ से भी भाई का एक इंटरव्यू स्पेशल लूँगा अगर भाई मौका देंगे तो, ठीक है। मैंने ना लगभग भाई से सारी बातें जानने की कोशिश की है, क्योंकि भाई का भी यार टाइम हो चुका है। आपको मैं टाइम बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कोई पूछे तो। देखो मैंने भाई से बेसिकली वर्क कल्चर पूछ लिया, इन्होंने वर्क कल्चर के बारे में जो बताया है, इन्होंने कहा है वर्क कल्चर आपके जो सीनियर होगा ना उस पर डिपेंड करता है, उसके साथ बना के रखना। अगर वो अच्छा है तो आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिल सकता है, अगर वो अच्छा नहीं है ना तो पूरे दिन पेला पेली रहेगी, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। सैलरी भाई ने कहा है कि भाई बहुत सफिशिएंट सैलरी है, आप आराम से आगे की फर्दर प्रिपेयर कर पाओगे बिना किसी बर्डन के। इतनी सैलरी है कि आराम से जब जेब में हाथ दोगे ना तो पैसा दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बता दिया कि इनके डिपार्टमेंट में बेसिकली 6 साल में पहला प्रमोशन है आज के सिनेरियो में। बाकियों का भाई को अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। और फैसिलिटीज़ इन्होंने बताई थी कि मेन फैसिलिटीज़ इनकी क्या क्या हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको नई भी बताई हैं कि जैसे इसमें एक MTS और एक MTS रिसेप्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मतलब कोई आपका डाउट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताई गई हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो भाई आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक वीडियो फिर जो भाई विस्टा में चले जाएंगे, वहाँ पे सेंट्रल विस्टा के उसमें, वहाँ पे जाके इनके ऑफिस में जरूर एक इंटरव्यू लूँगा और आपको फिर मैं बताऊँगा कि अब इनका वर्क कल्चर कैसा है और अब इनकी लाइफ कैसे कट रही है, ठीक है। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।